ये 5 तस्वीरें आपके सामने। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर बैन लगाने की चर्चा गर्माती जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य के प्रमुख सचिव को सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए तमिलनाडु के फैसले पर गौर करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक दिन पहले सीएम सिद्धरमैया को पत्र भी लिखा था और इसमें पूरे कर्नाटक में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग रखी गई थी। वहीं पर दूसरी अहम खबर रहेगी छत्तीसगढ़ की डिप्टी सीएम अरुण साव से जुड़ी, जो कि सहयोग केंद्र पहुंचेंगे, प्रदेश कार्यालय में आम जनता से मुलाकात करेंगे, समस्याओं से रूबरू होंगे। इसके बाद तत्काल समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना में मुआवजा घोटाले पर भी चर्चा करेंगे, जिसको लेकर ईओडब्ल्यू अब एक्शन ले चुकी है। रायपुर में 10 लोगों के खिलाफ 7,000 से भी ज्यादा पन्नों पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसके साथ ही साथ ईओडब्ल्यू ने 3 हिस्सों में जांच करके पहली चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी। एक और अहम खबर, चौथी अहम खबर रहेगी उत्तर प्रदेश के कानपुर में, जहां नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती कर दी गई है। नए पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल जिम्मेदारी संभालते हुए पूरी सख्ती और तैयारी के साथ सामने आ चुके हैं। पहली मीटिंग में उन्होंने जिले में कानून व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए, अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए अन्य विभागों के साथ समन्वय और जनता के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी को मजबूत देने की प्राथमिकता तय कर दी है। वहीं पर एक और अहम खबर रहेगी सोने चांदी के बढ़ते भाव, जो त्योहारों में अहम रहने वाले हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,24,155 रुपए हो चुकी है। चांदी की कीमत 1,75,325 प्रति किलो पहुंच चुकी है और दिसंबर 2025 से अगर आंका जाए तो 79,308 रुपए की कुल छलांग लगी है। इन्हीं अहम खबरों को, इन्हीं 5 बड़ी और खबरों को विस्तार से देखेंगे। कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की चर्चाएं गर्माती जा रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्य के मुख्य सचिव को सरकारी परिसरों में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के तमिलनाडु के फैसले पर गौर करने के निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक दिन पहले सीएम सिद्धरमैया को एक पत्र लिखा था। इसमें पूरे कर्नाटक में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक परिसरों में आरएसएस की गतिविधि पर रोक लगाने की मांग रखी गई। खड़गे ने यह दावा किया कि ऐसी गतिविधियां भारत की एकता और संविधान के खिलाफ है। तो आरएसएस को जैसे ही 100 साल पूरे हुए, चर्चाओं का विषय बन चुकी है। कर्नाटक में अब बैन लगाने पर जो चर्चाएं हो रही है वो बढ़ती जा रही है। लगातार आरएसएस का ये कहना है कि हम राष्ट्र के स्वयं सेवक हैं, हम सेवक हैं राष्ट्र के लिए। 100 साल से हम अपने जान न्यौछावर करने के लिए काम कर रहे हैं। जान न्यौछावर कहीं ना कहीं देश पर करते हैं। सीएम सिद्धरमैया का बयान आ चुका है। आपको बता दें कि आरएसएस पर बैन लगाने की चर्चाएं कर्नाटक में गर्माती जा रही हैं। सीएम सिद्धरमैया के बयान को लेकर अब और सियासत हो रही है। आरएसएस तो उनके खिलाफ है ही, लेकिन इसके साथ साथ बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जो उनके अब खिलाफ कहीं ना कहीं बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि आरएसएस पर बैन लगाने की मांग पर सिद्धरमैया का एक्शन जारी है। मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं। कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगाने की चर्चाएं गर्माती जा रही हैं। अब खड़गे ने यह भी दावा किया ऐसी गतिविधियां ठीक नहीं है। सिद्धरमैया ने एक सवाल के जवाब में सोमवार को यह भी कहा कि आरएसएस सरकारी परिसरों का इस्तेमाल करता है और उसे रोकने के लिए वही किया जाए तो तमिलनाडु सरकार ने किया है। हमारे साथ जितेंद्र जी जुड़ चुके हैं, आरएसएस के प्रचारक हैं। जितेंद्र जी, माफ कीजिएगा, विचारक हैं आरएसएस की ओर से। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। आपसे सवाल ये रहेगा, लगातार कर्नाटक में जैसे ही आरएसएस को 100 साल पूरे होते हैं, कर्नाटक में सियासत बढ़ती जा रही है। अब यहां पर सिद्धरमैया कह रहे हैं कि विचार किया जाएगा कि आरएसएस को राज्य में बैन किया जाए। देखिए, ये जो कांग्रेस है
स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेके एक नफरत अपने मन में भरी हुई है इनके। और सबसे पहले गांधी जी की हत्या का झूठा नाम लगाकर संघ को बैन करने की कोशिश की गई। उसके बाद आपने देखा कि आपातकाल में बैन किया गया। फिर 6 दिसंबर 1992 को जबरदस्ती फिर से एक बार और बैन किया। तो तीन बैन के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, क्योंकि वो समाज का संगठन है, उसकी ताकत लगातार बढ़ती रही। आप एक फील्ड में, मैदान में लगने वाली शाखा से इतने डर जाते हो, जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होके अपना शारीरिक व्यायाम कर रहे हैं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और भारत को ये भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है जितेंद्र जी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके बेटे प्रियांक खड़गे ने ये तमाम चीजें की हैं, पत्र में मुख्यमंत्री को लिखा है और आरएसएस पर ये इल्जाम लगाया है कि एक गुप्त संगठन है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और ये धन अर्जित ज्यादा करने के लिए संगठन कहीं ना कहीं बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे पहला गोपनीय संगठन है। और इतनी गोपनीयता इस संगठन में है क्यों? ये लोग कौन है? आरएसएस प्रमुख के संबोधन का सीधा प्रसारण क्यों होना चाहिए? उनका योगदान देश के लिए क्या है? ये तमाम सवाल जो है उस पत्र में लिखे गए हैं। देखिए, जो खुले मैदान में भगवा ध्वज लगाकर और राष्ट्र की प्रार्थना करते हैं, उनको आप गुप्त संगठन कहते हैं। जिसके जो हर परिवार में जाकर संपर्क कर रहे हैं, अपना साहित्य दे रहे हैं, अपना कार्यप्रणाली बता रहे हैं और उनका योगदान बता रहे हैं। आपको आंखों पर पर्दा पड़ा है एक परिवार का। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। जो इस देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा नफरत आप वो उनसे रखे हुए। आपके अंदर इतनी नफरत संघ के प्रति भरी हुई है और आप मोहब्बत की दुकान की बात करते हो। जो 1925 से इस देश के लिए मरने मिटने को तैयार है, हर जगह उनकी उपस्थिति है, सेवा कार्य से लेके वनवासी कल्याण आश्रम से लेके शिक्षा क्षेत्र में, विद्यार्थी क्षेत्र में। ऐसा समाज का कौन सा वर्ग है जहां संघ का कोई काम ना चलता हो, जिसमें लोग, समाज के लोग। और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस जो है वो खिला चुकी है और इस तरीके के बयानबाजी कहीं ना कहीं की जा रही है कर्नाटक में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। अब उत्तर प्रदेश में कमिश्नर ने एक सख्त हिदायत देती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती भी कर दी गई। नए पुलिस कमिश्नर यानी कि रघुवीर लाल जिम्मेदारी संभालते ही पूरी सख्ती और तैयारियों के साथ सामने आए। पहले मीटिंग की और उन्होंने जिले में कानून व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने, अपराधों पर नियंत्रण करने, अन्य विभागों के साथ समन्वय और जनता के प्रति पुलिस की जिम्मेदारी को मजबूती देने की प्राथमिकता तय कर दी है। कमिश्नर ने तो यह भी स्पष्ट किया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जनता को पुलिस से उचित व्यवहार, सहयोग की उम्मीद होती है, इसीलिए हर अधिकारी और कर्मचारी को संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और समाज के कमजोर वर्गों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी तरह की शिकायत मिली तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो तस्वीर आपके सामने है, यही तस्वीर वायरल हुई थी कानपुर से, जहां पर पुलिस की अभद्रता देखी गई थी। बीच बाजार शख्स को मारा गया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ चुके हैं कानपुर से तमाम जानकारियों के साथ। नीरज, ये तस्वीर जब वायरल हुई, यहाँ पर पुलिस की अभद्रता, मानवीय चेहरा जैसे ही देखने को मिला, तो यहाँ जो तस्वीरें जब वायरल होती है और जो बयानबाजी प्रशासन के खिलाफ उत्तर प्रदेश से आती है, क्या उसको समझ चुके हैं कमिश्नर कि यूपी में जो बोलबाला है, जो यहाँ अमानवीय हरकतें हैं जो पुलिस वालों के द्वारा की जाती है जनता के साथ, वो समझ गए? एक बार पहले बैठते ही गद्दी पर तभी हिदायत दे दी। है जो और वहाँ पर जैसे ही चेकिंग संवेदी चेकिंग के दौरान एक दरोगा जी उसको दे जाते हैं, जैसे ही ये बच्चा उसका वीडियो बनाने की कोशिश करता है, आप तस्वीरों में साफ देख रहे हो किस तरीके से दूसरे हटते हुए उसके ऊपर लात घूंसे से वार कर देता है। इस तरीके के वायरल वीडियो केवल एक ही नहीं, लगातार 3 वीडियो लगातार जैसे ही रघुवीर लाल ने कानपुर कमिश्नरेट की कमान संभाली, ऐसे वीडियो सामने आए। दूसरी घटना सबसे बड़ी ढाका बाजार में अचानक धमाका बजता है और एक बहुत बड़ी घटना होने से बच जाती है। उसमें 16
लोग घायल होते हैं, कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। प्रश्न ये होता है कि पुलिस की चाक चौबंदी के बाद में रिहायशी इलाकों में इतनी बड़ी संख्या पर कैसे ये विस्फोटक, ये पटाखे पदार्थ वहाँ पर रखे रह रहे हैं। बिल्कुल नीरज, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं गद्दी पर बैठते ही कमिश्नर को ये समझ आ चुका है कि यहाँ पर प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं, ये जो वर्दी में जितने इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं वर्दी पहनकर, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है और उन्होंने हिदायत दे दी है। नीरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना की बात करेंगे, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ था, मुआवजा घोटाला। राज्य में 10 लोगों के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एक्शन लिया है। 7500 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। 2 सरकारी अफसर के साथ साथ दलाल और निजी लोग आरोपी हैं। फर्जी दस्तावेज से करोड़ों का मुआवजा हड़पने का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने 3 हिस्सों में जांच करके पहली चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रायपुर में 10 लोगों के खिलाफ ये एक्शन है। 7500 से भी ज्यादा पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। तो ये भारतमाला प्रोजेक्ट में जब धांधली हुई थी उस समय की तस्वीरें, ये आज भी अधूरा है ये भारतमाला प्रोजेक्ट। हमारे साथ हमारे सहयोगी इम्तियाज जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। इम्तियाज, पहले इसके इतिहास पर थोड़ी रोशनी डालिएगा और उसके बाद ये बताइएगा कि अब वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए, ये रायपुर से विशाखापट्टनम तक ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट का निर्माणाधीन सड़क है, उसको लेकर ये कहीं ना कहीं बड़ा मुआवजा घोटाला हुआ था, जो 3200 करोड़ का घोटाला है। कहीं ना कहीं इसमें तत्कालीन जो पटवारी से लेकर एसडीएम और अनेक लोग जो है इसमें शामिल थे, जिसके खिलाफ ईओडब्ल्यू ने कहीं ना कहीं जो है अपराध दर्ज किया था और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, जिसमें लगभग 10 लोग की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जो है बाद में हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल गई, लेकिन अब जो है ईओडब्ल्यू ने लगभग 7500 पन्नों के जो है चार्जशीट पेश की है, जिसमें सभी के नाम उल्लेख हैं और उस समय के जो एसडीएम थे उनको और उस समय के जो पटवारी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था। पटवारी जो थे राम वर्मा और पीएचई अधिकारी नरेंद्र नायक समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि जिस तरीके से ये मुआवजा घोटाला हुआ है, एक ज़मीन को जो है कई टुकड़ों में बांटा गया, उसके बाद सरकार से जो है अधिक मुआवजा लिया गया। यानी कि आप समझिए कि कोई अगर 1000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, उसको 4 टुकड़ों में बांटा गया और अलग अलग तरीके से उस पर मुआवजा लिया गया। जो जलाशय की ज़मीन थी उस पर भी मुआवजा लिया गया। तो ये बंदरबाट जो है अधिकारी एसडीएम और उस समय तत्कालीन जो तहसीलदार था उसको भी कहीं ना कहीं झांसे में रखकर ये सभी चीज़ें या ये बंदरबाट की खेल खेला गया। और अब जो है ईओडब्ल्यू जिस तरीके से जमानत मिल गई, लेकिन ईओडब्ल्यू ने अब 7500 पन्नों का चार्जशीट पेश की है, जिसमें देखने वाली बात ये होगी कि इन 10 आरोपी जो जिनको जमानत मिली है, क्या फिर से इन पर कार्रवाई होती है, फिर से इनको हिरासत में लिया जाता है और आगे क्या कार्रवाई होती है। हालांकि इस मामले में कई बड़े नाम जो है शामिल थे और इसमें कहीं ना कहीं जो लोकल लोग थे, जो लोकल बॉडी या जिनकी ज़मीनें थी, उसको कहीं ना कहीं गुमराह किया गया, उनको झांसे में रखा गया, उनसे ज़मीनें पहले ख़रीदी गई, उसके बाद ये अपने नाम से ज़्यादा मुआवजा लिए। तो ये बड़ा खेल जहां किसानों को कहीं ना कहीं ठगा गया था और इसको लेकर लगातार जांच हो रही है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये जो चार्जशीट 7500 पन्नों की पेश की गई है, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं और क्या इन अधिकारियों समेत उसमें कई गृहिणियां भी शामिल है, ठेकेदार शामिल है, इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है 7500 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है। जी, क्योंकि लैंड एक्विजिशन इसमें हुई थी, इसी के साथ प्राइवेट कंपनीज को यहां फायदा पहुंचाने के लिए तमाम प्रोजेक्ट में धांधली की गई थी। ऐसे आप बड़े बड़े नाम बता भी रहे हैं और चाहेंगे कि कुछ और बड़े नाम अगर इसमें शामिल हुए हैं उन पर भी आप एक ब्रीफ कर दीजिए।
जिस तरीके से ये भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं इस जांच की आंच में कई लोग आए थे। हालांकि अभी भी कई कमेटियां बन चुकी है। 4 कमेटियों बनने के बाद 5वीं कमेटी गठित की गई है और अभी उसका निर्णय नहीं आया है। सियासत ये भी हो रही है प्रदेश में, क्या बड़े लोगों को बचाने की बात की जा रही है, क्योंकि उस समय के तहसीलदार, एसडीएम समेत यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं जो इस मुआवजा घोटाले में शामिल हो सकते हैं। सियासत ये हो रही है अब कि क्या उन नेताओं को, उन सफ़ेद पोश नेताओं को जो है बचाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए लगातार कमेटियां गठित की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी हाना कि क्या कुछ इस चार्जशीट में है और चार्जशीट पेश होने के बाद क्या कुछ उन लोगों पे कार्रवाई होती है और क्या नए नाम भी निकल कर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी इम्तियाज, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं मुद्दे पर रोशनी डालने के लिए, प्रतिक्रियाओं के लिए। सुरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। लगातार जो है ये भारतमाला प्रोजेक्ट पर जो इल्ज़ाम, भारतमाला प्रोजेक्ट जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस पर कार्रवाई हो रही है। ईओडब्ल्यू ने एक्शन ले लिया है, 7500 पन्नों से भी ज़्यादा की चार्जशीट दाखिल हुई है। तो इस पर आप कांग्रेस का क्या रुख बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये बात लगातार सामने आई कि आपके कार्यकाल में ये प्रोजेक्ट लाया गया और उसके बाद अगर जांच हो रही है तो परेशानी भी आपकी सरकार को ही हो रही है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा फैलाया जाने वाला झूठ है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इसका डीपीआर बना। 2016-17 में इसका डीपीआर बना। हमारी सरकार आने से पहले एनएचआई के अधिकारियों की संलिप्तता के बिना इतना बड़ा मुआवजा घोटाला संभव नहीं है। राज्य की एजेंसी केंद्रीय अधिकारियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगी? इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। जिस प्रकार से चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है, बताया इसमें डीपीआर में कितने बार परिवर्तन किया गया अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए, और जो कार्रवाइयां दिखावे के लिए की जा रही है उसमें केवल कुछ अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों के खिलाफ अभी तक कोई एजेंसी कार्रवाई नहीं की है। इसमें बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको बचाने के लिए छोटी मछलियों पर कार्रवाई दिखावे की जा रही है। बड़ा घोटाला है, संगठित लूट हुई है, किसानों के अधिकारों का हनन हुआ है। इसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी इन्वॉल्व हैं। इसमें जो तथ्य आ रहे हैं, 2-2 करोड़ रुपया सेल्स चेक से कैसे निकल सकता है? बैंक के जो नियम है उसमें तो 2-5 लाख रुपया आप निकालने जाओ तो 50 तरह के उनके सवाल होते हैं। बिना हितग्राही के गए उनके बैंक खातों से कैश निकाला गया है और वो पैसा आपस में बांट लिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी तरह से षड्यंत्र पूर्वक जो है बचाया जाता है। जो असल जिम्मेदार जो दोषी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी पर्देदारी की जाती है। बड़ा घोटाला है, ये मामूली घोटाला नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, हमारे साथ आलोक सोनी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। एक प्रतिक्रिया उनसे भी लेते हैं। आलोक जी, हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। उनका कहना है कि पूरा घोटाला जो है बीजेपी की सरकार में किया गया, अब उसका इस तरीके से कार्य किया जा रहा है उसके ऊपर कि ये पूरा घोटाला जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर डाल दिया जाए और इसमें बड़ी मछलियां, जो छोटी छोटी मछलियां हैं, उनको खाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी मछली को पचाया जा रहा है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार है और जिस भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कांग्रेस की सरकार के वो सारे काले कारनामे आज जनता के सामने उजागर किए और सभी की विस्तृत रूप से जांच चल रही है। और जिस भारतमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है वो भी कांग्रेस शासन के दौरान हुआ घोटाला है और उसकी भी जो जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी है वो किसी भी तरह से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और उनके ऊपर जो उचित कार्रवाई है वो शासन करेगी। ये सुशासन की सरकार है और जीरो टॉलरेंस जो हम भ्रष्टाचार के लिए जो नीति पे चल रहे हैं उस नीति पर हम अमल करेंगे। अब कहीं ना कहीं देखना होगा ईडब्ल्यू की कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी और कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए। इम्तियाज, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।